हाल ही में इम्तियाज़ अली की एक वेब सीरीज आई है डॉक्टर अरोड़ा, जिसमें एक गुप्त रोग स्पेशलिस्ट के पास रोज लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। उन्हीं में से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मर्दानगी पे बहुत घमंड होता है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कमी उनके अंदर है, उनकी वाइफ के अंदर नहीं। नहीं, समस्या नहीं है, मतलब हम और इस जिद के चलते इनकी ये मर्दानगी इनको कहाँ कहाँ नहीं ले जाती है और क्या क्या नहीं कराती है। इस मर्दानगी के चलते लोग बस स्टैंड से गुजरते हुए हिमालय की चोटी तक पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे लगे बंगाली बाबा के पोस्टर जिसपे चमत्कारी तावीज से 100% बच्चे होने की गारंटी का दावा, या फिर रोड साइड लगे टेंटों में मिलने वाली चमत्कारी दवाइयाँ जिसमें से हिमालय से लाई हुई जड़ी बूटियों से न केवल मर्दाना शक्ति को प्राप्त करने की गारंटी दी जाती है, बल्कि संतान प्राप्ति की भी 100% गारंटी दी जाती है। तो अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए या सेक्सुअल वीकनेस प्रॉब्लम से परेशान हैं, या अगर आप नहीं चाहते कि ये परेशानियां आपको भी हों, तो आज की टॉक आपके लिए। मैं डॉक्टर मनीषा मेहता एपेक्स हॉस्पिटल सिरसा में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 25 साल से मैं फर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी उम्र 53 इयर्स है और अपनी कहानी से शुरू करती हूँ। अगर मैं अपने नानू और दादू की जनरेशन की बात करूँ तो स्पर्म काउंट एवरेज मेल में अप्रॉक्सीमेटली 120 to 150 मिलियन होता था। मेरे पापा की जनरेशन में अराउंड 1970s अर्ली स्पर्म काउंट 199 मिलियन था। 2011 में ये स्पर्म काउंट अप्रॉक्सीमेटली 47 मिलियन तक आ गया। जब मैं स्पर्म काउंट की बात कर रही हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पर्म काउंट इन मेल। तो दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2045 में वी विल रीच अ स्टेज ऑफ स्पर्मागेडन, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 50% मेल्स ऐसे होंगे जिनके पास स्पर्म्स नहीं होंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक स्पर्म्स की बात नहीं कर रहे। टेस्टोस्टेरॉन लेवल पिछले 50 साल में 50% डिक्रीज हुआ है, यानी जो मेल्स में मेलनेस थी वो कम हो रही है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी इरेक्शन का नहीं होना, जो प्रॉब्लम आज से 50 साल पहले ओल्ड एज में मानी जाती थी, इट वाज एन ओल्ड एज डिजीज, आज 4 में से 1 मेल 40 इयर्स से कम की एज में इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है, इरेक्शंस नहीं हो रहे। और तो और 2022 की स्टडी ने ये बताया कि वाई स्पर्म का साइज छोटा हो रहा है। इट इज अ शॉकिंग इवेंट। क्या क्या कारण है कि ये स्थिति आ रही है और क्या कर सकते हैं कि कम से कम हम इस चीज में फंसे, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्पर्म्स खाली फर्टिलिटी का इंडिकेटर नहीं है। हम सब लोग सिर्फ ये मानते हैं कि स्पर्म्स की जरूरत होती है एक बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन नहीं। स्टडीज ने बताया है कि जिन मेल्स का स्पर्म काउंट ज्यादा अच्छा होता है वो लॉन्गर लिव करते हैं। इट इज अ साइन ऑफ योर लॉन्गेविटी। इंटरेस्टिंगली मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर मेरे पास एक यंग मेल आता है और एक 60 साल का मेल आता है तो मोस्ट लाइकली मुझे ओल्ड मैन का स्पर्म काउंट ज्यादा अच्छा मिलता है। तो क्या है इसका कारण? भगवान ने टेस्टिकल्स, जिनको बहुत सारे लोग गोली भी बोलते हैं, उनको बॉडी से बाहर क्यों रखा? क्योंकि टेस्टिकल्स के लिए और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 डिग्री टेम्परेचर कम की जरूरत थी। लेकिन क्या हो रहा है आज की डेट में? शुरुआत करते हैं वहां से जहां छोटा सा बच्चा पैदा होता है और हम लोग अपने कंफर्ट जोन के लिए उसको हगीज पहना देते हैं। हगीज से
टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ता है और जो स्पर्म्स उस बच्चे ने प्रोड्यूस करने हैं जब वो 20-22 साल का होगा, वो हम अभी से ही उसके लिए नुकसान कर देते हैं। उसी तरह लैपटॉप्स को अपने लैप पे रखना, टाइट गारमेंट्स पहनना और ओबेसिटी, जो इतना ज़्यादा फैट इंक्रीज हो रहा है, जिससे फैट हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, तो वही टेम्परेचर टेस्टिकल्स के पास होने की वजह से एब्डोमिनल फैट टेस्टिकल्स के लिए हानिकारक है और ये टेम्परेचर टेस्टिकल्स के लिए हानिकारक है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हानिकारक है। दोस्तों और तो और आपको हैरानगी होगी कि सीमेन सैंपल में, टेस्टिकुलर बायोप्सीज में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं। हम कितना ज़्यादा प्लास्टिक्स को अपने एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी में ले रहे हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, टेस्टोस्टेरॉन लेवल सब के सब हार्म हो रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, स्पेशली मेरी जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, जितनी भी जनरेशन्स जो अपने आप को बहुत टेक्नोलॉजी वाइज स्मार्ट समझ रहे हैं, मैंने एक बहुत कॉमन चीज़ देखी है इस जनरेशन में। एक जगह स्क्रीन चल रहा होता है, दूसरी जगह मोबाइल चल रहा होता है, यानी हम सिर्फ एक जगह ही अपनी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, हम डबल माइंड चला रहे हैं। एक बार ध्यान करें कि मैंने कहाँ बोला ड्रास्टिक फॉल ऑफ स्पर्म्स, 2011 में। शायद ये वही टाइम है जब 3G एक कॉमन मैन के लिए अवेलेबल होना शुरू हो गया था। सो जब हमें लगा कि इस सोशल वर्ल्ड ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए, बहुत सारे दरवाजे हमारे लिए बंद होने लगे जो हमने रियलाइज ही नहीं किया। सो टाइम टू रीथिंक, बिकॉज इट्स योर चॉइस फाइनली। अब इतना सारा डराने के बाद सॉल्यूशन तो बताना ही होगा। दोस्तों, अगर हमें इस डाउनफॉल के ऊपर विचार करना है, अपने आप को बचाना है, तो कहाँ से शुरू करना होगा? जो हमारे बाप दादा करते थे, हमें उस जनरेशन पे वापस जाना होगा। आज की जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक सीट पे बैठ के लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं। सो नंबर 1, वी हैव टू स्टार्ट बीइंग मोबाइल। हमें जिम जाना शुरू करना होगा। वील हैव टू स्टार्ट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि पहले हमारे जो फोर फादर्स थे वो जंगलों में रहते थे, इतना काम करते थे, देन हम खेतों पे आए, तो हमारी बॉडी को भगवान ने पेड़ नहीं बनाया, एक जगह खड़े होने के लिए नहीं बनाया। वी वर मेंट टू बी मूविंग, कुछ करने के लिए बने थे। तो दिस इज वन थिंग स्टडीज हैव शोन कि जो लोग रेगुलर जिम करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाली हूँ कि अगर कोई आदमी ड्रिंक भी करता है और मोटा भी है लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करता है, वो उस बंदे से ज्यादा जिएगा जो कि नॉन अल्कोहलिक है, बिल्कुल थिन है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, स्टडीज हैव शोन कि अगर कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है, डाइट को मोर प्रोटीन, हेल्दी फैट बेस्ड करता है, लेस इन कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स पे करता है, तो विद इन 3 to 6 months उनका स्पर्म काउंट ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो स्पर्म्स बॉडी में आज बने हैं वो लगभग 3 months, 2.5 to 3 months में बाहर आते हैं। तो इंटरेस्टिंगली किसी ने अब तक की लाइफ में क्या किया है, लेकिन वो आज डिसाइड करता है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो आपको रिस्पॉन्स 72 to 90 डेज में मिल जाएगा। तो कुछ भी लाइफस्टाइल चेंज का इम्पैक्ट देखना है तो हमें अप्रोक्सीमेटली 90 डेज वेट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस। ये जो इतना ड्रास्टिक चेंज आया है स्पर्म काउंट्स में, टेस्टोस्टेरॉन लेवल में, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है स्ट्रेस। सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बट कैसे करें कि हम उस स्ट्रेस को काबू करें? क्योंकि जब मैं किसी को भी बोलती हूँ कि स्ट्रेस कम करो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट्स वेरी इजी टू से, लोगों को कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आपके ऊपर आती है तो समझ नहीं आता। तो इसको समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सी टेक्निक और एक सिंपल सी बात बताती हूँ। हमारी बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें 2 टाइप की इनोवेशन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का काम है
एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन रिलीज करना, यानी जब हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हमारा एड्रेनलिन निकलता है और हम फटाफट एक्शन करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जब कोई शेर आ जाता होगा तो एकदम से भाग के पेड़ पे चढ़ना, जान बचाना, या आप कार ड्राइव कर रहे हो, एकदम से कोई गाय आगे आ गई, आपको ब्रेक इमीडिएटली दबानी है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। टू बैलेंस इट, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था जिसको हम वेगस नर्व भी बोलते हैं, जिसका पर्पस था रेस्ट, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। तो वेगस नर्व जो हमारी चलती है वो यहाँ से शुरू होके एकदम एंड तक इंटेस्टाइन से होती हुई पूरी बॉडी को इनोवेट करती है। बहुत एक सिंपल सा टेस्ट मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप अपना आईज बंद करके 3 बार ब्लो करें अपने हाथ पे और चेक करें कि राइट साइड से ज्यादा सांस निकली या लेफ्ट साइड से। राइट साइड हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को दर्शाती है और लेफ्ट साइड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। नॉर्मली आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस करना चाहिए, लेकिन आज क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऑल द टाइम हम एक्टिव मोड में रहते हैं। आप किसी से बात करो तो एकदम ऐसे लगता है कि रिएक्ट करने के लिए तैयार है। तो सिंपैथेटिक इज ऑल द टाइम, जबकि सिंपैथेटिक को कभी कभी होना चाहिए था और पैरासिम्पैथेटिक मोड में हम ऑलमोस्ट ऑल द टाइम होने चाहिए थे। लेकिन अब हाउ टू साइंटिफिकली यूज दिस इंफॉर्मेशन टू टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस। नंबर 1, आप गूगल भी कर सकते हैं हाउ टू स्टिमुलेट योर वेगस नर्व, बट थोड़े से मैं भी आपको टिप्स और ट्रिक्स दे दूंगी। वेगस नर्व हमारी नोज को इनोवेट करती है, हमारे लंग्स को इनोवेट करती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करता है। तभी आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई गुस्सा करता है तो लोग बोलते हैं 10 लंबे सांस लो या 5 लंबे सांस लो, जस्ट टू रिलैक्स यू। सो प्राणायाम अगर आप अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, सिंपैथेटिक बैलेंस हो जाएगी पैरासिम्पैथेटिक से। उसी तरह हमारे वोकल कॉर्ड्स को भी इनोवेट करती है वेगस नर्व। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं? गाना गाने से, गुनगुनाने से आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। खाने से, बिकॉज इट इज इनर्वेटिंग द इंटेस्टाइन, पूरे इंटेस्टाइन तक वेगस नर्व जा रही है। तो क्या आप खाना खाते हैं उसका प्रभाव होता है कितना आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल है। यू हैव टू ईट फूड जो कि आपकी वेगस को खुश करता है। इट्स नेचुरली फूड वो वाला जो आपकी लाइफ के लिए हेल्दी फूड है। सो आप ये भी गूगल कर सकते हैं कि कौन सा फूड ऐसा है जो वेगस को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा वेगस हमारे हार्ट को भी इनोवेट करती है। तो बीइंग लविंग टू पीपल, इन फैक्ट गिविंग 8 to 10 hugs a day will definitely increase your happiness level. नॉर्मली मैं अपने पेशेंट्स को एक छोटा सा सजेशन देती हूँ कि आप ना 10 बार बिना कारण के मुस्कुरा दो। कहते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो जो हमारी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, इट गिव्स अ मैसेज टू द ब्रेन कि कुछ हैप्पी हुआ है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। सो रैदर देन टॉकिंग अबाउट कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें, लेट अस वर्क ऑन कि हम अपने हैप्पीनेस को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था जिन मेल्स को प्रॉब्लम स्पर्म काउंट की है या मर्दानगी की है, जिसकी तलाश के लिए वो हिमालय तक जा रहे हैं, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है आप राइट डॉक्टर के पास जाएं। और मैंने इतने सारे जो आपके घर में होने वाले इलाज बताए हैं उनको फॉलो करें। एक बात और, नील स्पर्म काउंट्स का मतलब ज़रूरी नहीं कि काउंट्स नील हैं या स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे या नहीं हो सकते। बहुत बार कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्पर्म्स नहीं बन रहे होते और बहुत बार किसी ब्लॉकेज की वजह से वो बाहर नहीं आ रहे होते। तो ऐसे में ज़रूरी है एक राइट फर्टिलिटी एक्सपर्ट की, ताकि आप देसी नीम हकीम के चक्कर में ना पड़े।